कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट नकुल अरोड़ा जी आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। संपादक महोदय को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन सभी व्यूअर्स को भी। थैंक यू सर। सर जो सवाल मेरा है, मैं आपके मित्र और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से यही बात पूछता हूँ कि जो बजट है वो बजट आपकी नज़रों में कैसा है? देखिए सर, बजट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेरे से जो व्यूज़ मैं देना चाहूँगा वो ऑब्वियसली टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे देना चाहूँगा। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि एक रिडंडेंसी को ख़त्म किया गया है। ओल्ड स्कीम जैसी स्कीम को हटाकर नई स्कीम की तरफ जो जनता को ले जा रहे हैं, वो एक रिडंडेंसी है कि पुराने तरीक़ों से ना चल के नए तरीक़ों से एक ऑप्शन दिया है। पहले आपके पास 5 सेविंग्स थी, करने से आपको टैक्स बचता था, तो जनरली जनता उसी में सेव करती थी। जैसे इंश्योरेंस हुआ, सेविंग हुआ, एफडी हुआ 5 ईयर। लेकिन अब जनता को एक मौका दिया गया। आप प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं या किसी और डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप करिए। ये दोनों तरीके से ये दो धारी तलवार है सर। अच्छी चीज़ ये है कि इसने आपको ऑप्शन दे दिया। दूसरा, आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड गुड स्ट्रॉन्ग सेविंग्स, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने अंडरमाइन भी किया है। इसको लाकर शायद यंगस्टर को ये समझने की ज़रूरत है अभी भी कि आपके पहले इंश्योरेंसेस और आपकी स्ट्रॉन्ग फिक्स डिपॉजिट या स्ट्रॉन्ग सेविंग्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये खुद समझने के लिए जनता अगर काबिल है, तो आई थिंक ये एक वेलकम स्टेप है कि वो जनता को काबिल मान रहे हैं, यंगस्टर्स को, कि वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे अब आने वाले समय में। सर, जो 12 लाख वाला जो रिजीम है उसमें मध्यम वर्ग को काफ़ी खुशहाली मिल गई, क्या यही वजह था दिल्ली चुनाव? देखिए सर, चुनावों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ। इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा समझ मुझे नहीं है। वोटर का माइंडसेट कैसे चलता है, आई थिंक ये बेहतर होगा कि एक कोई राजनीतिज्ञ अगर इसका जवाब दें। मेरे हिसाब से इसका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्लियर कर सकता हूँ, बट उसका वोट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं किस न्यूज़ से, मैं खुद अपना वोट नहीं पता किस बेस पे डाल के आ जाता हूँ, तो इट इज़ नॉट माई कोर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो जो 12 लाख वाला था उससे जनता को आराम तो मिलेगा, तो राजस्व की भरपाई कैसे होगी उनकी? देखिए नुकसान होगा। देखिए, राजस्व को जो नुकसान होगा, अभी भी देखिए, आप जब ये जीएसटी लाया गया था तो सरकार का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारा राजस्व जो है हम जीएसटी के माध्यम से ज़्यादा टारगेट करेंगे कंपेयर टू इनकम टैक्स। आयकर के बारे में अगर मैं आपको भारत के बारे में बताऊं, तो जितना इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है, ये 5 लाख लगभग डिफरेंस है दोनों बैंड्स में, ये एक पार्ट ऑफ टैक्स ज़रूर था। लेकिन सरकार अपने जो मेजर खर्चे थे जो टैक्सेशन से होते थे, इनकम टैक्स, कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट होती थी, वो तो सरकार आज की डेट में वैसे भी टोल्स के थ्रू प्राइवेटली आपकी पॉकेट से ले ही रही है दूसरे रास्ते। मेरा शायद सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि आप उस पर भी राहत दो। इतना टोल हम लोग आज की डेट में, पेट्रोल से ज़्यादा टोल भर रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं राजस्व में जो सबसे बड़ा खर्चा था हाईवेज बनाने का, वो तो हर जगह टोल लगा के आपने वैसे ही खत्म कर दिया है। तो राजस्व जो है वो मैनेज करना जानते हैं। आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग ऑन दी गवर्नमेंट। मतलब सरकार में काफ़ी समझदार लोग हैं जो इसका ध्यान रख रहे हैं। अच्छा सर, जो फेसलेस है पहले लागू किया था इनकम टैक्स में, कुछ लगता नहीं कि इनकम टैक्स में कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार होना चाहिए? सर, फेसलेस का जब आपने बात करी है, तो मैं फेसलेस के बारे में एक ही बात बोलूँगा, इट इज़ अ डिनायल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एन असेसी। एक असेसी का ये मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात अपने द्वारा या एक अधिवक्ता के द्वारा किसी के सामने जाके कह सके। आप सिर्फ कागज़ों के भरोसे हैं तो फिर हियरिंग का ज़रूरत ही नहीं। कागज़ तो उसने पहले भी आपको सबमिट किया था। पर मेरे ऊपर कोई भी दंड लगाने से पहले, कोई भी टैक्स लगाने से पहले, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे बात कहने का अवसर पर्याप्त होना चाहिए। शायद वो अवसर उनको नहीं मिल रहा है, जिसमें देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक जुडिशियल ओपिनियन नहीं है, बट हाँ, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कह पाए 1 to 1। अच्छा, पूरा अगर एक आपसे कंक्लूजन पूछा जाए सर, तो जो बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उस पर कागार पे लेके जाएगा ये वाला बजट? देखिए, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। बजट जो है, बजट अपनी जगह अच्छा है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए बजट एक साधन मात्र है, और ये कितना छोटा साधन है आप इस पर्सपेक्टिव में लगाइए कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सरकारों का एक बहुत बड़ा, देखिए मीडिया में ज़रूर दिखता है कि सरकार का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये लाखों करोड़ों एमएसएमईज़ हैं, लाखों करोड़ों युवा हैं जो देश में मेहनत कर रहे हैं, और विकसित भारत उन लोगों से बनता है। बजट डेफिनेटली चांस दे रहा है, हेल्प कर रहा है, बट येस, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान का इस समय शायद जो प्रॉब्लम है वो पेमेंट कलेक्शन है, मैकेनिज्म्स की अनअवेलेबिलिटी है।
आज भी देखें तो हम आए दिन खबर पढ़ते हैं कि कहीं पे आप अचानक से बिजनेस ही रातों रात गायब हो गया। तो जो मॉरल पुलिसिंग है वो आई थिंक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले वो अगर ये ठीक कर लेते हैं तो आई थिंक ये तो एक साधन मात्र है। बजट इज़ परफेक्टली फाइन, आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं। आई थिंक बजट का मेन पोर्शन तो है भी कि वो पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं अपने, एंड वो बेहतर कर रहे हैं। बिकॉज एक ज़माने में अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका महान है तो सड़क महान नहीं है, यहाँ सड़कें अच्छी हैं तो अमेरिका महान बनता है। तो सड़कों का जो बेहतरी है वो हो रही है, अपॉर्चुनिटी है देश में, और लोग अपना काम भी कर रहे हैं जिनको। ये बात मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा कि जो टोल पे टैक्स जितना लिया जाता है शायद उतनी सुविधा आम नागरिक को मिल नहीं पाती। सर बिल्कुल एक या दो सवाल और है, मतलब पूरे बजट में क्या और होना चाहिए? अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना अपना व्यू है, आपका व्यू क्या है कि भाई ये चीज़ अगर और होता तो बेहतर होता? पहली बात तो सर देखिए, एग्जीक्यूटिव और हमारे जो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे या जो हमारे आईएएस या आईआरएस विंग है, उससे पार्लियामेंट को अलग करता है कि वो जनता के ओपिनियन के लिए वहाँ जाते हैं। पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधित्व ये बताना चाहिए कि जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। आप समझिए, जिस देश में 50 डिग्री टेम्परेचर एक आम बात हो चुकी है, राजस्थान के बहुत एरियाज़ में, दिल्ली में भी आप 48-50 के आसपास पहुँच रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पे अगर किसी भी सरकार को ये लगता है कि एयर कंडीशनर एक लग्जरी है, तो मेरे ख्याल से शायद फिर पार्लियामेंट से पहले एसी हटवा देना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए, एंड देन लेट्स सी कि वो नेसेसिटी है या लग्जरी है। और रही बात बाकी लग्जरीज़ की, आप लग्जरीज़ का एक बार अगर आप पूरा हेड खोल के देखेंगे तो आप कहेंगे इसके बिना तो शायद आज की डेट में एक घर में एक टेलीविज़न होना, आजकल आई थिंक बच्चों की स्मार्ट क्लासेस भी टेलीविज़न पे बच्चे देख रहे हैं, तो एजुकेशन का राइट भी तो अब कहीं ना कहीं उनका अब्यूज़ हो रहा है। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है कि लग्जरीज़ को डिफाइन करने के लिए वी नीड मोर स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस। और 18% टैक्स भी, इवन हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवाओं पे 18% टैक्स है। एक तो आपने उनको ऑप्शन दे दिया कि 5 लाख अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो, अब वो एक सीए की सेवा लेने जाते हैं तो 18% उस पर सरकार को दें। तो ये आई थिंक एक 18% बहुत बड़ा रेट होता है। एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट की टिप से ज़्यादा गवर्नमेंट हमारी टिप ले जाती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोग कुछ तो टैक्स से ज़्यादा घबराते हैं बजाय कि बेस फीस से। जी। तो कहीं ना कहीं जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो ज़रूरी कंसल्टेशन है, वो इंसान को हक होना चाहिए, चाहे वो अधिवक्ता की सेवा हो, चाहे वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की। और आई थिंक वहाँ टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, उस पर कम करेंगे तो वील हैव मोर ग्रोथ इन द फ्यूचर आई थिंक। सर जीएसटी सरकार का बहुत बड़ा एक पार्ट है, उसमें कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे? जीएसटी में देखिए, जो सुझाव अभी रेट्स को लेकर दोबारा एक विचार होने की ज़रूरत है, कुछ एग्जेम्पशंस की ज़रूरत है, और मैकेनिज़्म को थोड़ा और दृढ़ करने की। आप बड़ी प्रैक्टिकल बात है सर, मार्केट में जो है वो है। मतलब आज की डेट में अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है, ये रियल बात है, मतलब एविडेंसेस के साथ भी मैं कह सकता हूँ, रिजेक्शन के बाद देयर इज़ नोबडी, आप अपील डाल दीजिए 15-15 दिन, महीना कोई अपील देखेगा नहीं। वो बिजनेसमैन आएगा और आप ही के लिए कुछ करेगा। बट क्योंकि अधिकारी एक पर्सनल मीटिंग करना चाह रहे हैं, बाकी समझदार है जनता बहुत, लेकिन वो पर्सनल मीटिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जब सब कुछ होना पेपर्स के बेस पे है? तो आप विजिट करने आ रहे हैं, विजिट के बाद अगर वहाँ पे पर्सन आपको मिल गए हैं तो वो एक मीटिंग, 4 मीटिंग्स क्यों लग रही हैं? सरकार को ये चीज़ें खुली आंखों से दिखनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से मेरा एक सुझाव है कि जहाँ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हैं, वहाँ पे बार बार जनता को परेशान करना वो गलत है। वहाँ पे सरकार को कुछ कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है, और सख्त कदमों की ज़रूरत है। सर बिल्कुल लास्ट सवाल, जो अभी गाज़ियाबाद में चुनाव हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट कमेटी का, उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? उसमें आपने भी चुनाव लड़ा था। सर क्योंकि मैंने खुद चुनाव लड़ा था तो सुझाव देना तो मेरे ख्याल से इस समय सही नहीं होगा मेरा, क्योंकि देखिए जीत और हार में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि धैर्य, और दूसरी तरफ आपके अंदर एक हम्बलनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो बेहतर रहेगा कि मैं उन प्रोसीजर्स पे ना सवाल उठाऊं जिनमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। सो आई थिंक सर भविष्य में मेरी टीम की पूरी शुभकामना होगी, चुनाव लड़ें, आप जीतें। थैंक यू सो मच। इस जो ब्रांच है उसको मजबूत दिशा दें। लास्ट सवाल, आप भी युवा हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना पसंद किया आपने? सर ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल सच पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं, और अगर कहीं भी दोबारा बोलूँगा तो आपका प्लेटफॉर्म वो पहला होगा। मेरे पास सर और कोई चॉइस थी नहीं। मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूं, और आई थिंक बहुत ही कम ऐसे विकल्प हैं जिसमें इतने न्यूनतम राशि को आप खर्च करके एक
लोअर मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर इस देश में स्टैंड कर रहा है तो आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो मदर इंस्टीट्यूशन है जो एक मुख्य धारा से जोड़ने का रास्ता अगर मध्यम धारा को कोई दे रहा है तो आई थिंक इस समय वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। एंड मेरे अल्मा मैटर के लिए मेरी बहुत बहुत आई एम ऑलवेज रिगार्ड्स हैं, बहुत बहुत आभार है, सादरवाद है। तो मेरे ख्याल से मेरा रीज़न बहुत सिंपल था कि कुछ अच्छा करना है और अच्छा जितना पैसा हमारे पास है उतने में करना है। तो ट्यूशन आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें सब में ये कोर्स करना संभव है। तो आई थिंक मेरा कारण बड़ा सिंपल था, ऑप्शन ही यही था, बहुत अच्छा लगा और नंबर से प्यार तो खैर बचपन से रहा है। नकुल अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच।